दोस्तों, औरंगाबाद से सुनीता यादव का प्यार भरा नमस्कार। रेडियो प्लेबैक इंडिया की ओर से एक मुलाकात ज़रूरी है प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मशहूर गज़लकार, साहित्यकार जनाब श्री सागर त्रिपाठी जी से। उन्हीं के दो शेर हैं जिससे आज की प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। बातों से भी राह निकाली जा सकती है, बातों से भी राह निकाली जा सकती है। आई आफत फिर भी टाली जा सकती है, बातों से भी राह निकाली जा सकती है। आशा है ये गज़ल आपको पसंद आई होगी। जनाब सागर त्रिपाठी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी शायरी के कदरदान देश में ही नहीं विदेशों तक में भी फैले हुए हैं। उनकी कलम से निकला एक एक लफ्ज़ दिलों को गहराई से छूता है और यादों में हमेशा ताज़ा बना रहता है। आपका स्वागत है सागर जी। सुनीता जी, मैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी मुंबई से। सबसे पहले रेडियो प्लेबैक इंडिया का बहुत बहुत आभार और आपके तमाम श्रोता, हाजरीन, नाजरीन, संयोजक और आपकी टेक्निकल टीम का अभिनंदन। आपने मुझे अपने इस विशेष कार्यक्रम में स्थान दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सागर जी। सर, उर्दू के प्रवाह को हिंदुस्तानी जुबान में लोकप्रिय करने का श्रेय आपको जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगी कि कैसे सीखे उर्दू की जुबान। क्या बेहतरीन सवाल आपने किया है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि अपने महबूब की खातिर खुदा को था मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बज़बान उर्दू। उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू इबादत की ज़बान है, उर्दू तख्लीक की ज़बान है, उर्दू यकजहती की ज़बान है। आप विश्वास करेंगे कि उर्दू भाषा के 76% शब्द जो हैं वो ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, अवधी, मैथिली, बेहटा इन भाषाओं से या फिर संस्कृत जनित भाषाओं से आए हैं। मेरे कई शेर बहुत मशहूर हुए हैं कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया, ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया। हमने यहाँ तक कहा है कि माँ तेरी धड़कनों से आई है, मुझ में उर्दू जबान की धड़कन। अरे मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है अगर तकरार भी उर्दू जबान में हो करीने से। आपके मिजाज का एक शेर देखें कि वो मेरी गुफ्तगू से रूठ कर मुंह फेर लेता है, करिश्मा है ये उर्दू का, पलट के देखता भी है। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का स्टूडेंट था, ये 71, 72, 73, 74 की बात है, जनाब रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी साहब, वो बहुत बड़े विद्वान अंग्रेजी के थे, लेकिन बहुत ही बड़े, पहला उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके गुले नगमा पे उन्हें मिला था। मैंने 5 साल 2 महीने तक 2017 दिन तक लगभग हर दिन उनकी खिदमत की थी। और उस समय उर्दू जबान में मैं कुछ लिखता पढ़ता तो नहीं था, लेकिन कक्षा 9 से ही मैं हिंदी भाषा में, बल्कि बेकल उत्साही जी और सोन फैजाबादी हमारे यहाँ जब आए थे तो मैंने जब कविता सुनाई थी तो उस जमाने में मुझे 2 रुपए देकर ये कहा गया था कि बेटे आप अपनी उम्र से बड़ी कविता लिखते हैं, बधाई हो। तो उर्दू जबान की चाशनी ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं, हालांकि मेरी मादरी जबान हिंदी है, मुझे साहित्य अकादमी सम्मान 2011 में मिला है, उर्दू के बहुत सारे असनाद, इनामात, एजाजात मुझे मिले हैं, लेकिन इतना आप जान लें, एक बार जो उर्दू जबान का हो गया वो फिर दूसरी जबान से मोहब्बत, इज्जत वो हर जबान की करेगा, लेकिन उर्दू की बात ही कुछ और है। वाह, वैसे अच्छी गज़ल कहने के लिए पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, चाहे आप लोगों को पढ़े या किताब या चेहरे या जिंदगी या फिर दुनिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुनीता जी, मुझे आश्चर्य है
आपने इतना अद्भुत सवाल उठाया है। आप तो मॉरिशस के उस साहित्यिक टूर में आप हमारे साथ थे। आपकी लयबद्धता, आप खुद बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि अच्छा साहित्य रचने के लिए आपके पास अच्छे शब्दों का भंडार होना चाहिए और उनके सही भाव को समझने की क्षमता आपके पास होनी। मुझे मेरे उस्ताद ने बहुत गंभीरता से बिठा के एक बात कही कि आप रोज एक शब्द उर्दू का सुबह याद करें और दिन में उसे कोशिश करें इस्तेमाल करें। तो मैंने दोहरी मेहनत की और एक शब्द सुबह और एक शब्द दोपहर को 4-5 बजे के बाद मैं 2 शब्द याद कर लेता था और इन शब्दों का प्रयोग करना गद्य में सीखता जाता था। आप यकीन करेंगे कि 1 साल के अंदर लगभग 800-850 शब्दों का जखीरा, इतने अल्फाज का जखीरा मेरे पास हो गया। और शमशुर रहमान फारूकी जो मेरे सरपरस्त बहुत अच्छे नक्काद समालोचक जैसे नामोर सिंह जी हैं या बाबू विजय बहादुर सिंह जी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि दौरे हाजिर की नई शायरी मुश्किल से 350-400 अल्फाज, इन शब्दों के ही इर्द गिर्द दौरे हाजिर में शायरी की दुनिया में घूमती रहती है। शायद ही कभी मुझको अपने लिए लुगत या डिक्शनरी उठा के शब्द ढूंढने की जरूरत पड़ी। और दूसरी बात, मेरा ये मानना है, हमने बड़ी संजीदगी से खुसरो से लेकर के मीर, गालिब, मोमिन, दाग, जिगर, फिराक, बशीर बद्र, प्रोफेसर वसीम बरेलवी, अमीर आगा खजलबाश, विज्ञान व्रत जी, हिंदी के बहुत सारे शायर, बशीर बद्र जी, मुनव्वर राना, इन सब के साथ, हालांकि ये बात के लोग तो मेरे साथ 35-40 वर्ष से ये लोग तो साथ भी हैं, लेकिन इन सब से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। क्या बात है। जैसे मेरे बहुत थोड़े दिन के वास्तविक एक्चुअल उस्ताद जनाब इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी शायर के जो शायर रिसाला है उसके मुदीर, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी ही उन्हें ऐसा लगा कि काम भर का अच्छा लिख लेता। उनका एक्सीडेंट हो गया, हमारे उनके ताल्लुकात आज तक बने रहे। अभी 4 महीने पहले उनका देहांत हुआ है। लेकिन इस दौरान असीर बुरहानपुरी साहब, मोहसिन उम्मीदी साहब, सिराज तनवीर साहब, ये कुछ ऐसे 3-4 ऐसे, और मैं सच कहूं ये सब उस्ताद का ही दर्जा मेरे लिए रखते हैं। और दिल की बात अगर मैं कहूं, जो भी कोई अच्छा उर्दू जबान का शायर, कोई कलमकार, कोई फनकार, कोई साहित्यकार, कोई असातिज़ा अगर मुझे मिले तो वो मेरे लिए उस्ताद का दर्जा, मुझे बिल्कुल हिचक नहीं होती। ये बात और है कि जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, उन्होंने एक दिन मुझे फारिगुल इस्लाह शायर, यानी अब आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं, ऐसा करार दे दिया है। लेकिन इतने अच्छे प्रश्न के लिए आप मेरी बधाई स्वीकार करें। सागर जी, राही मासूम रजान ने जब फारसी लिपि छोड़कर देवनागरी लिपि में लेखन आरंभ किया था तो उर्दू वालों ने बहुत विरोध किया था। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था जब आप उर्दू में महारत हासिल की? उर्दू ज़बान मोहब्बत की ज़बान है और मैं उर्दू का खादिम। लेकिन एक किस्सा ज़रूर हम बताना चाहेंगे। जलगांव में एक मुशायरा बहुत बड़ा था और अब्दुल करीम सालार साहब का मेडिकल कॉलेज है। मैं वहां पर गया और यहाँ से एक बहुत बड़ी गाड़ी में 2 गाड़ियां मेरी थी, उसमें 10-12 जितने बड़े शायर उस वक्त के थे सब के सब मेरे साथ थे। और थोड़ा मैं भवन निर्माता था, शायर के रूप में थोड़ा एक रुतबा बना हुआ था। वहां गया तो मैं नात शरीफ के लिए नाजिम ने मुझे उठा दिया। मैं रुमाल बांध करके गया। जब मैं नात पढ़ने लगा, इतने मैंने देखा कि मेरे नात पढ़ने के दौरान ही एक मौलवी साहब वहां गए। नात मेरी खत्म हुई, उन्होंने पीछे से बिल्कुल मेरा कॉलर पकड़ा और घसीट करके उनके मुंह से, और चूंकि माइक ऑन था, उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई कि ना जाने अहमक कहीं के, बदतमीज, ना जाने कहां से चले आते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि वजू क्या होता है, चले आए नात पढ़ने। फिर उन्होंने नात पढ़ी वहां पे। अच्छा, ये यौम इकबाल का वो था और इम्तियाज खलीली उस समय टीवी में काम करते थे, वो साथ मेरे गए थे। ये एक वाकया ऐसा था जिसने मेरी जिंदगी बदली। हमारे साथ के लोग चूंकि
शक्ति का उपासक था, चलता था तो मेरे साथ शक्ति वैसे भी चलती थी, तब बॉडीगार्ड भी साथ रहते थे, ये था वो था। लेकिन जितने मेरे साथ लोग थे उसमें राहत भाई भी थे, सीधे वो लोग उतर को नहीं, यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हमने कहा देखिए मौलवी साहब की अपनी वजूहात होंगी, प्लीज आप लोग मुशायरा पढ़िए, हम इसका फैसला बाद में कर लेते हैं। लोगों को समझा बुझा के अब्दुल अहसास थे, उबैद आजम आजमी थे, असीर बुरहानपुरी थे, नक्शलालपुरी साहब थे, शाहिद लतीफ साहब थे, जितने बड़े हसन कमाल थे, जितने बड़े नाम थे सब थे। मुमरा के बहुत बड़े वो थे कमाल साहब, वो भी थे, इरफान जाफरी साहब, बहुत सारे लोग थे। बस जब मेरा टर्न आया तो मैं उठ के खड़ा हुआ, स्टेज पे गया, मैंने कहा कि देखिए आप सब नाराज न हो, मौलवी साहब मजहब के सफीर हैं, एम्बेसडर हैं, उनको वो एक्सपर्टाइज हासिल है। मैं सिर्फ इतना वाजे करना चाहता हूं, इतना स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मौलवी साहब आप जिस्मानी तौर पर बावजू होके आए हैं, मैं हुसैनी बरहमन हूं कि ये तो सच है कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। ये भी सच है कि मेरे दिल से अज़ां उठती है और ये शरफ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। लोग कहते हैं मुझे सागर हुसैनी बरहमन। जनाब आप जिस्मानी तौर पर वजू करके आए हैं, मैं हुसैनी बरहमन हूं, मैं रूहानी तौर पर बावजू हूं। इजाजत दें तो मैं कलाम सुनाऊंगा। आप मानेंगे 1 घंटे 55 मिनट तक वहां मुझे लोगों ने सुना। लेकिन जो सबसे बड़ा सम्मान मुझे ये मिला, नम आंखों से अब्दुल करीम सालार साहब मेरे गले लग गए कि आपने हमारी शान इज्जत बचा ली। मौलवी साहब को मैं जाते समय जब मैंने उनका हाथ चूमा तो उनका बदन थरथरा रहा था। बस उन्होंने इतने कहा कि बेटे नादानी हमसे हो गई। और सही बताएं, बहुत सारी जगहों पे कई बार, जैसे मेरा तलफ़ुज़ बहुत साफ सुथरा है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम के बारे में कोई नात का मैंने जुमला पढ़ दिया, नात शरीफ का कोई कता पढ़ दिया। कई जगह ऐसा होता है कि अरे अगर सचमुच इतना तुमको अच्छा लगता है तो मुसलमानी कबूल क्यों नहीं कर। तो मैं उनको समझाता हूं कि मैं मुरीद हूं, ये बहुत आसान नहीं है। जिस दिन वो पाकीज़गी, वो रुतबा हासिल हो जाए, दुनिया में हर आदमी बड़ी ख्वाहिशें करता है, लेकिन अदब के हवाले से वही एक वाक़या ऐसा जरूर रहा है। लेकिन फख्र मुझे इस बात का है कि दुनिया के 43 देशों में मैं उर्दू जबान में नात शरीफ हम पढ़ चुका हूं। और जब तक मैंने 3000 से अधिक दुनिया भर में मुशायरे पढ़े हैं। ईश्वर मेरा गवाह है, आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, न तो मैं कभी हुट किया गया हूं, न कभी किसी ने कोई लफ्ज बोला है। बस वो एक वाक़या ऐसा था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी को इस तरह बदल के रख दिया। मैंने तय कर लिया कि जब तक उर्दू जबान पे उबूर, उर्दू भाषा पे कंट्रोल और इस जबान की महत्ता को दुनिया के आगे नहीं रख दूंगा। ब्राह्मण आदमी हूं, चाणक्य की तरह मैंने तय कर लिया कि तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है। आदरणीय बंगाल की एकेडमी ने हमको, ममता जी उसकी चीफ गेस्ट थी उस दिन, हालांकि बेचारी लास्ट मोमेंट नहीं आ सकी थी, लेकिन उनकी तरफ से हमको शायरे वतन राष्ट्र कवि का तमगा मिला है। फिराक गोरखपुरी, गालिब, मीर, मोमिन, दाग, बशर, पता नहीं आपको शायद ये पता भी है, हमें लगभग 700 से अधिक सम्मान मिले हैं। बर्लिन का हमको सम्मान मिला है। हमको शेक्सपियर की मज़ार पे फातिहा के साथ साथ मुशायरा पढ़ने का शरफ हासिल है। तो ये ज़बान की खूबी है कि इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। उर्दू ज़बान का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गंगा जमनी तहजीब का परचम है। ये दुनिया में जब तक मोहब्बतें रहेंगी तब तक उर्दू ज़बान रहेगी। पाकिस्तान में उर्दू अदब और वहाँ के अजीबों से आप परिचित हैं। कभी उनके साथ मुशायरा में भाग लिया है आपने? सुनीता जी, दुनिया के 43 देशों में मैंने मुशायरे पढ़े हैं। दौरे हाजिर में पाकिस्तान के जितने मशहूर शायर हैं, जैसे वहाँ का मिजाह का सबसे बड़ा नाम है अनवर मसूद, इरफान मुर्तजा साहब, अब्बास ताबिश, वो मेरा यार है, बेशुमार मुशायरे उनके साथ मैंने पढ़े हैं। इमरान आमी हैं,
एक के बाद एक, अभी अभी 7-8 लोगों के साथ अभी पढ़ के आया हूं। मैं तो आप जानते हैं हर साल दुबई जाता रहता हूं, यूरोप जाता हूं, अमेरिका, और खासकर जिद्दा में, रियाद, हायल, अल कतीफ, अल खोबर, मस्कत, सलाला, दुबई, अबू धाबी, जॉर्डन। तो इन जगहों पे पाकिस्तान के में शायरी का स्तर आज भी बहुत अच्छा है। और जो जैसे तहजीब हाफी है, अपने जॉन एलिया यहीं अमरोहा के थे, वहां जाके सेटल हो गए। आपको बहुत पहले 1971 में वो वहां की प्रशासनिक सेवा के एक मुस्तफ़ा जैदी इलाहाबाद के थे। मुझे उनका शेर 1969 में याद था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए है दस्ताने। तो मेरी खुशकिस्मती रही है, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उनके साथ वो यहाँ मुंबई भी आए थे, और जैसे अब्बास ताबिश साहब हैं, ये बड़े सारे लोग ये हमारे घरों पे आए हैं। बहुत सारे मुशायरों में मैंने निजामत की है, ये सब मेरे साथ रहे हैं। और वास्ती साहब जो है, इरफान वास्ती, बहुत बड़े बड़े मुशायरे कराते हैं। सैयद सलाउद्दीन साहब हैं, दुबई में बहुत बड़ा मुशायरा कराते हैं। चौगले साहब हैं, वो मिडल ईस्ट के बादशाह माने जाते हैं कतर में। जब दुबई साहब थे तो मैं जिद्दा, रियाद, हायल, अल कतीफ, अल खोबर, कई जगहों पे वहाँ पे गया हुआ था। कुवैत में मुशायरे होते हैं। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी शायरों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। और विश्वास मानिए, जैसे इरफान मुर्तज़ा या अब्बास ताबिश जब मिलते हैं, या अनवर मसूद साहब, मैं झुक के उनके पांव छूता हूँ। तो ये दोनों शायर जब मिलते हैं तो यकीन करेंगे कि मिलने के पहले हम दोनों जी भर के रोते हैं, एक दूसरे से लग के रोएंगे, और कभी मसलक, मजहब, सरहद, इन सब की बातें ही नहीं होती। जाते समय बिल्कुल ऐसे लगता है कि हृदय का दूसरा हिस्सा हमसे टूट के जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि उनका आबाई वतन पाकिस्तान रहा है, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो लोग गए हैं, उनसे मुलाकातें हुई हैं, और सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उन लोगों को भी भारत देश से, आप मानेंगे, अब्बास ताबिश, इरफान मुर्तज़ा, तहजीब हाफी, इन लोगों के हिंदुस्तान में बहुत चाहने वाले हैं। अनवर मसूद साहब जब आए थे रेख्ता के, या अब्बास ताबिश, मैंने निजामत की थी उस मुशायरे की, कहने को ये रिकॉर्ड पे आपको बता रहा हूँ। 1952 में नशूर वाहिदी साहब जब पढ़े थे तो फिराद साहब उसकी सदारत कर रहे थे। इतना अच्छा पढ़े थे नशूर वाहिदी साहब के मुशायरे को सम्मान देने के लिए कहते कि इख्तिताम पे, कि उसके बाद हर शायर ने कहा कब इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे। बुरहानपुर के मुशायरे में अब्बास ताबिश ने इतनी शानदार गजलें पढ़ी, ऐसे कलाम से नवाजा कि 2 घंटा 20 मिनट लगातार वो पढ़ते रहे। और आखिरकार वहां लोगों ने तय कर लिया, लोग दूसरे को पढ़ने नहीं दे रहे थे, जबकि एक से एक बड़े शायर वहां आए हुए थे। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि बहुत सारे देशों के बहुत सारे शायरों के साथ पढ़ा हुआ हूं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने नाजुक सवाल को बड़ी शालीनता से मुझसे पूछा है। क्या आप ये बताएंगे कि शायरी के अलावा आपका पेशा क्या है? सुनीता जी, बुनियादी तौर पर पढ़ाई लिखाई के बाद हमारे अजदाद, मेरे दादा हुजूर, पिताजी, ये लोग व्यापारी थे, तो मैं भी बाद में तो उसी में आ गया, भवन निर्माता बन गया, कॉलोनियल, मैंने बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई। लेकिन उसके पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो मेरा सिलेक्शन जो है वो एयर इंडिया में अधिकारी के तौर पे हो गया था। लेकिन लगभग 30 साल पहले एक दिन कुछ माँ से ऐसी बात हो गई, तो बस एक दिन ऐसा हुआ कि माँ का हुक्म हुआ कि शायद उन दिनों ऐसा भी था कि मुंबई शहर में थोड़ा सा भवन निर्माण जो था थोड़ा खतरे वाली बात थी। हालांकि हम तो रुपया पैसा देके जगह जमीन खरीदते थे, भवन बनाते थे, बेच देते थे। लेकिन माँ ने एक दिन जिद की और रोने लगी। बस मैंने तय किया, उस दिन से जो छोड़ा, आज 32 साल हो गए, 33 साल, मैं तब से कोई भी, सच बताऊं तो वैसे कोई काम नहीं करता, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल पावर कुछ थोड़ी ऐसी रही है, इन्वेस्टमेंट्स ऐसे रहे हैं कि 2 रोटी का ठिकाना था। ये बिजनेस कुछ ऐसे हैं जो मेरे पास आज भी चल रहे हैं, वो चाहे लैंड का हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हो, कुछ और भी होटल इंडस्ट्री का, हमारे लखनऊ में भी कुछ उपक्रम है। वैसे शायरी के अलावा इस वक्त का जो पेशा है मेरा, सुबह शाम रात दिन जगते उठते सोते बैठते शायरी करता हूँ।
और जितना मेरे पास अधिक वक्त होता है या तो बैडमिंटन खेलता हूँ या घर पे लजीज खाने बनाता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि इतना सब कुछ संभाल लेते हैं, फिर साहित्य की ओर आपकी रुझान कैसी? सुनीता जी, एक बार मुझसे पूछा गया था कि आपकी व्यस्तताएं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने सचमुच कोई काम न किया हो, खाली रोजमर्रा की जिंदगी का व्यापार बंद कर दिया था। तो मैंने उस इंटरव्यू में, ये भोपाल टीवी पे डॉक्टर मेहताब आलम साहब ने मेरा करीब 20 साल पहले इंटरव्यू लिया था, तो उसमें वो न्यूज 18 जॉब है, वो ईटीवी हुआ करता था। तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब मैं काम के बोझ से थक जाता हूँ तो काम को उठाकर अपने कंधों से दूर फेंक देता हूँ, चुपचाप कागज कलम लेके बैठ जाता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, रात में अगर जल्दी सो गया तो सुबह को 2, 2:30, 3 बजे नींद खुल गई, कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। अगर मुझे कोई काम नहीं है तो मैं गजल कहने बैठ जाता हूँ। काम से ऊब गया तो उसको छोड़ करके गजल कहने लगता हूँ, सोते जागते। और एक चीज आपको थोड़ी हंसी भी आएगी लेकिन अच्छा लगेगा, शायद इस जुनून को मेरे आप पसंद करेंगी। मेरी हर गाड़ी में, मेरे घर के हर कमरे में, कहीं भी कोई टेबल होगी उस पर, यहाँ तक कि हंसीएगा मत, बाथरूम में, किचन में, हर जगह एक लेटर पैड और पेन पड़ा रहता है। कब कहाँ मुझे मालूम है कि 1,00,000 2 लाख रुपए गायब हो जाए, मिल जाएंगे, आप पैसे रख दें कहीं याद आ जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन गजल का एक मिसरा अगर छूट गया तो सारी रात आप बैठे रहिए, दुनिया की सारी कहानियां याद आ जाएंगी, वो मिसरा नहीं याद आ जाता है। तो हमको ये ईश्वर की कृपा है कि मुझको दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून अपने परिवार के अलावा जी गजल कहने में, उसके बाद खाना बनाने में। अच्छा। और 50+ में मैं 22 साल से अपने वर्ग में आज तक अनडिफीटेड बैडमिंटन का चैंपियन रहा हूँ। क्या बात है, खिलाड़ी तो मैं भी हूँ। तो ये एक ऐसी अदबी ख्वाहिश थी मेरी, और एक मेरा ऐसा जुनून है, दीवानापन है, जो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता रहूं कि हर वक्त मेरे साथ रहे। सागर जी, आपने लगभग सभी विधाओं पर अपने लेखन को समृद्ध किया, ये कैसे संभव हुआ? सुनीता जी, इस प्रश्न का जवाब मुझसे बेहतर तो आप दे सकती हैं। मॉरिशस में 2 हफ्ते तक आप लोग सब साथ थे और वहीं आप लोगों को रोज मैंने ही जिद की थी, बहुत बड़ी मंडली लेके बैठता था, उसमें हमने आपको गीत सुनाए, नवगीत सुनाए, छंद सुनाए, छंदों में भी इंद्र बजरा, उपेंद्र बजरा, घनाक्षरी, सवैया, उसके अलावा सोरठा, दोहा, हाइकू, गजल की कई जो हमारी बहरें होती हैं उनमें मरसिया, नात, हमद, मनकबत, सलाम, बहुत सारी चीजें, फिर आजाद नज़में मैंने कहीं, लयबद्ध नज़में कही हुई हैं। ये दरअसल मुझे प्रायोगिक तौर पर तजर्बे करने का शौक रहता है। मैं ईमानदारी से अगर कहूं, और मुझे हर नई विधा आकर्षित करती है और मैं उनमें कोशिश करके लिखता हूं, और ये मेरा भाग्य रहा है कि ना जाने कैसे एक अनजानी सी परिपक्वता अपने आप जब आ जाती है, मुझे अच्छा लगने लगता है। जब जहां बैठा रहता हूं उस विधा में उस दिन जो चीज बात मेरे मन में आ गई, और ये भाग्यशाली हूँ। 5000 से अधिक हमने हाइकू कहे गए। मेरा ख्याल है दोहे भी, सागर सप्तशती और सागर सतसई, ये दोनों दोहे की मेरी किताबें, उसके अलावा भी लगभग 5000 दोहे, छंद, 3000 से हाइकू मैंने बहुत सारे कहे हैं, 3000 से अधिक नज़में कही हैं, लगभग 17,500 गजलें कही हैं। हाँ, एक बात जरूर जो आपको पता है, अब तो दुनिया को मालूम पड़ गया है कि माँ के हवाले से हमने लगभग 10,000 से अधिक शेर कहे हैं। 1500 गजलें मैंने सिर्फ माँ पर कही हैं। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा मेरा जो सरमाया है वो माँ के कदमों की बरकत है, और इसीलिए मैंने अपनी उर्दू जबान में कहा भी है कि माँ तेरी धड़कनों से आई है, मुझ में उर्दू जबान की धड़कन। ये बहुत सारी विधाओं में जो मैंने लिखा है उसमें मेरी हिंदी भाषा का भी ज्ञान बहुत काम आया है। यहाँ फ़ाइलातुन, मुफ़ाइलुन, फ़िलुन, मुस्तफ़िलुन, फ़ऊलुन, फ़ाइलान, ये एक अपनी जगह है, लेकिन यमा तारा जबान शलगा से जो मैंने हिंदी छंद विन्यास पढ़ा हुआ है उसमें गलती हो ही नहीं सकती। तो
मेरा अपना मानना है कि हिंदी पिंगल शास्त्र का अगर अद्भुत ज्ञान हो तो उर्दू जबान की गजलें या नज़में लयबद्धता की या जो भी है, मरसिया, नात, मनकबत, हम सलाम जो भी कहना चाहें, रुबाई कहना चाहें, कतात कहना चाहें, तो आसानी होती है। सागर जी, जब बात आती है आपकी लोकप्रियता की, आपकी गजलों में माँ की खास जगह है, बेटी बहन की भी, इस पर कुछ कहेंगे आप? सुनीता जी, मेरी माँ 100 वर्ष 2 महीने की होकर ठीक 1 साल पहले महाप्रयाण कर चुकी हैं। बाबूजी उसके 10 साल 12 साल पहले गुजर गए थे। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझको बैनुल अक़वामी विश्व स्तरीय रूप में बहुत सारी प्रसिद्ध मिलने का कारण जो है, जैसे आदरणीय मुरारी बापू ने मेरे कई शेर के, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है, न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। मैं जब तक पेट भर कर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं जाता। क्या बात है। इतने 10,000 से अधिक शेर मैंने कहे हैं। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, बुढ़ापे में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। करिश्मा है कि जिस बेटे के घर माँ रहने लगती है, दुआ बरकत से उस घर की कमाई बढ़ने लगती है। और बेटी के ऊपर तो मैंने तो एक क्षण भी आपके ऊपर कहा, एक और सुना देता हूं कि दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती है। जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम नाराज, जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं। जवां बेटों को घर के मसलों से है कहाँ मतलब, सयानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। मैंने एक खंड काव्य माँ के बेटी के ऊपर लिखा है। तो माँ और बेटी और पिता ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति केंद्र के आयाम हैं। ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने माँ के चरणों में बैठकर उनकी आराधना की। जबकि माँ मेरे बारे में क्या ख्याल रखती थी, लीजिए सुना देता हूँ। मुझे कमअक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। माँ जैसी कोई शय दुनिया में नहीं है। माँ के लिए तो मैंने इतना लिखा है कि और अभी भी मैं रोज लिखता ही रहता हूँ। बेटी के लिए न जाने क्यों बेटी में मुझे माँ का स्वरूप मिलता है। मैंने पत्नी के ऊपर, अर्धांगिनी के ऊपर, पिता के ऊपर, भाइयों के ऊपर और सबके ऊपर लिखा है। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि माँ और बेटी ये दोनों मेरी बहुत बड़ी शक्ति। बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात आपने की सागर जी। सचमुच बिटिया बहुत अच्छी होती हैं और माँ के बिना ज़िंदगी में कोई सुख नहीं है। एक और मशहूर शेर सुना था मैंने, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है, दिल में हिंदुस्तान। आपके राष्ट्रभक्ति से संबंधित रचनाओं के बारे में भी कुछ बताइए। इस प्रश्न के लिए अलग से आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा। मैं वो खारडूंगला कारगिल वहां पे गया हुआ था। वहां के उस एरिया के चीफ कमांडेंट हेड जो थे श्रीवास्तव जी थे, तो उनके ही कैंप में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतना सम्मान, इतना आदर, इतनी बड़ी मेहमान नवाजी जो मैदानों में या आम घरों में संभव ही नहीं है। हम अपनी पत्नी के साथ, छोटे बच्चों के साथ गए हुए थे उनके यहाँ। शाम को मेस में हम बैठे हुए थे तो एक नौजवान आया। अच्छा, मेरी कविताओं से लोग बहुत खुश हो रहे थे। अच्छी अच्छी कविताएं माँ के बारे में, राधा कृष्ण के बारे में ये सुनाए। थोड़ी बहुत वीर रस की भी एक मैंने सुनाई। एकाएक मैंने एक जवान से ऐसे पूछ लिया कि आपको परिवार की याद नहीं आती? उसने कहा नहीं सर, पूरा परिवार साथ रखता हूँ। तो मैंने कहा मुझे बताइए कहाँ है वो। उन्होंने बटुआ निकाला। आप मानेंगे, एक फोटो उनकी दोनों की, उस जवान की अपनी पत्नी के साथ शादी की थी, दूसरे फोटो में अपने 2 बच्चों के साथ थी, और तीसरे फोटो में माता, पिता,
दोनों बच्चे, पति और पत्नी। बोले सर ये देखिए ना पूरा, और बिल्कुल हंसता हुआ बिल्कुल हंसता हुआ चेहरा। अरे मुझे, मेरी आंखें नम हो गई। और उसके बाद जो मैंने वो गीत लिख करके अगले दिन सुनाया है, तो वो पूरी टुकड़ी जैसी जो नहीं होती, उन्होंने खड़े होके जो सलाम मुझे दिया, जो सम्मान दिया, उन्होंने हमको मिलिट्री के कुछ कपड़े दिए हैं, जो टी शर्ट और वो बरमुडा टाइप का लॉन्ग पैंट, कैप, रुमाल, कुछ और चीजें, मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी वो निधि है कि भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है, दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। ये तो मेरी बहुत बड़ी, मेरी ये भाग्य की विधा कहिए कि ईश्वर ने मुझसे राष्ट्रभक्ति के बहुत सारे गीत कहलवाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। दुख, पीड़ा, वेदना, ये सब इंसान की झोली में रहते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने कुछ लिखा है तो सुनाइए। सुनीता जी, लेखक की, कवि की, गजलकार की ये सबसे बड़ी यही शक्ति भी है और यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि मसरत खुशियों के बारे में कम लिखता, दुख, गम, पीड़ा के बारे में बहुत लिखता। मैं आपको एक बहुत अच्छा 2 लाइन का शेर होता है, 4 लाइन का किताबंद शेर या मतला कहते हैं, 6 लाइन को मुसद्दस कहते हैं। एक दिन मैं बैठा हुआ था, ये कोरोना काल की ये घबराहट मेरे जहन में आया और मैंने एक शेर कहना शुरू किया कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। क्या बात? देखिए आप, कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते। संतोष इससे नहीं हुआ, मुझे लगा कि गम को और बढ़ना, पीड़ा वेदना को और बढ़ना है, तो मैंने उसकी जगह 4 पंक्ति का कता, जिसे मुक्तक आप कहती हैं, हाँ जी, कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरजते रहते हैं, क्या बात? तन्हाई के साए कसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते। वाह। अब गम, पीड़ा की अधिकता इतनी अधिक बढ़ गई कि मुझको खुद ही अपनी सांस फूलती हुई नजर आई। आप यकीन करेंगे, शायर अपने मनोहर राणा साहब का एक शेर है कि हमने लफ्जों के बरतने में खून थूक दिया। आप तो सिर्फ ये देखेंगे गजल कैसी। मैंने पहले मजाक में कहा था गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं, लेकिन जब 2 लाइनें और उसमें तकलीफ की जुड़ गई तो लगा कि ये जानलेवा है। तो मैंने रास्ता जो सौंदर्य के रास्ते से निकाला, वो आखिरी 2 लाइन सुनिएगा कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरसते रहते हैं, तन्हाई के साए कसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। अरे चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं, बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं, सारी थकावट, सारा गम दूर हो गया। वैसे इस कोरोना काल में आपको तो पता ही है, मेरे घर की नशिस्तें, हिंदुस्तान में रहता हूं तो महीने में 8 काव्य गोष्ठी तयशुदा बात थी। बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं, यार भी हाथ मिलाते हुए डर जाते हैं। अरे वो भी क्या दौर था, मिलते ही गले मिलते थे, ये भी क्या दौर है, पास आने से कतरा। वक्त की दहलीज पर हर सांस अटकी है यहाँ, देखना ये है सलामत कौन कल रह पाएगा। अगर जिंदा रहे तो कल जरूर मिलेंगे, ये हालात है। लेकिन इसी में हौसला बना करके रखिए, नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। तो इन वेदनाओं को, इन तकलीफों को अपने उत्साह का हिस्सा बना करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये तकलीफें जो हैं हमको बहुत लिखवा के देती हैं। मैंने लिखा है, बहुत मशहूर मेरी गजल का शेर है कि मसअला पल पल तेरी यादों की गोयाई से है, मसअला पल पल तेरी यादों की गोयाई से है, मुझको सारा डर मुसलसल मेरी तन्हाई से है। क्या बात अरे है? शुक्र है तस्लीम मीरे कारवां ने कर लिया, राह की पहचान मेरी आबला पाई से। क्या बात है? अरे शुक्र है तस्लीम मीरे कारवां ने कर लिया, राह की पहचान मेरी आबला पाई से है। तो दुख, गम, पीड़ा, ये सारी चीजें प्रेरणा तो देती रहती हैं। बहुत खूब सागर जी। सागर जी, आज तक आप किन विषयों को लेकर लेखनी की धार चमकाते रहे? सुनीता जी, आप खुद इतनी उत्कृष्ट
कवयित्री और साहित्यकार और लेखिका हैं। ये बड़ा जटिल और बड़ा कठिन सवाल है। हर पल कोई न कोई नया ख्याल, कोई अछूता ख्याल आता रहता है। हम लिखते रहते हैं। संयोग है आप इसे कहें, चूंकि मनोविज्ञान का छात्र रहा हूं, शोध तक उसी में हुआ है और ये मेरा प्रिय विषय रहा है, मानव संवेदना। तो सच पूछें तो मेरा एक शेर ही इसका जवाब दे देगा। सारा मफहूम बदल देता है अंदाजे बयां। मफहूम माने वस्तु विषय, काव्य की जो वस्तु विषय है, सारा मफहूम बदल देता है अंदाजे बयां। वरना होती है कहाँ आज नई बात कोई, वरना होती है कहाँ आज नई बात कोई। तो विषय तो जितने हैं उस पर सब बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। हम आप किसी नए तेवर से उसी बात को नए तरीके से, कुछ शब्द इधर उधर से। वास्को डिगामा ने एक तरफ भारत का आविष्कार देखा, इसको डिस्कवर किया, अमेरिका में कोलंबस ने उसी समय किया। दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। तो मानव संवेदना से जुड़े हुए जितने विषय हैं, जितना मैं सोच पाता हूं, मेरी समझ जहां तक पहुंचती है, मैं उन पर हर पर लिखा करता हूं। और ये विषय इतने बृहद हैं, आपने खुद इतने विषयों पे लिखा है। मैंने 15 दिन तक लगातार, फिर आपके जिन कवि सम्मेलनों में आप साथ रही हैं, आपका विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है। लेकिन इतना जरूर है कि मैं सीमित नहीं रहा किसी एक विषय, एक वस्तु या किसी एक टॉपिक को लेकर के। जैसा भी मौका मिला, नए नए आयाम। अदब के रेगिस्तान में अगर मैं पैदल चला हूं तो वहां मैंने गुलाब के फूल भी देखे हैं, नागफनी के कांटे भी देखे हैं। उसमें मैंने रेत में तपते छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी जीते हुए देखा है। उसी में गजाल को मैंने चौकड़ी भरते देखा है। उसी में मैंने चलते हुए ऊंट के काफिले देखे हैं। उसी में हमने रेगिस्तानी लुटेरों को लूटपाट करते देखा है। वहीं पे कहीं अच्छा सा पानी का चश्मा, झरना देखा है जहां पानी की प्यास बुझाई थी। तो जो भी विषय मिले हैं, जब मिले हैं, उन पर मैंने अपनी लेखनी चलाई है। अपनी अभिव्यक्ति को बेहतरीन शब्दों का जामा पहना देते हैं सागर जी। आप तो बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सागर जी, आप अपनी शिक्षा दीक्षा और अपने खिलाड़ी जीवन के बारे में भी बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खेलते भी हैं। सुनीता जी, पढ़ने के मामले में मैं भाग्यशाली रहा हूं। मैं खिलाड़ी बड़ा अच्छा था। यकीन नहीं होगा आपको, मेरे पास स्पोर्ट्स की करीब 175 से अधिक सर्टिफिकेट्स है। बहुत अच्छा स्प्रिंटर था। 100, 200, 400, 800 और माइल्स रेस में भी मैं फर्स्ट आया। मेरा लॉन्ग जंप का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 22 फुट 10 इंच का रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड रहा था। संपूर्णानंद वाद विवाद प्रतियोगिता में 4 बार प्रथम आया था। मैं बहुत अच्छा जिम्नास्ट था। शिक्षा में सदैव, जैसे आप मानेंगे, कक्षा 12 तक मेरा रोल नंबर, उन दिनों ये अल्फाबेटिकल नहीं थे, सब सदैव मेरा रोल नंबर 1 और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर जगह फर्स्ट। हाई स्कूल में भी टॉपर था। इंटरमीडिएट में भी बहुत विशिष्ट नंबरों से पास हुआ था। यूनिवर्सिटी लाइफ 4 साल मेरी गुजरी, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स से पढ़े। लेकिन मेरी पढ़ाई का सिलसिला लगातार चलता रहा। फिर हमने ट्रैवल मैनेजमेंट किया, MBA किया। हमको इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए विदेश में एयर इंडिया का उपकार कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को का एफिलिएटेड कोर्स ऑनर्स का करवाया। इतनी डिग्रियां असनाद हैं कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। लेकिन मैं अभी भी अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ। 6 बच्चों ने, जिसमें से एक परिवार के 3 बच्चे हैं, मनोज सौंदरवा जी, हेमल और हेतल, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में तीनों ने हमारे ऊपर PhD की है। 2 और बच्चों ने PhD किया। रत्ना झा जी ने बंबई यूनिवर्सिटी से मेरे ऊपर PhD सबमिट की। पढ़ाई लिखाई मेरी हुई तो खूब है, लेकिन अपने आप को बुनियादी तौर पर एक मैं विद्यार्थी ही अपने आप को मानता हूं। लेकिन सच कहूं तो सनद और सम्मान पत्र के लिए नहीं, लेकिन ये जग जाहिर बात है, हिंदुस्तान के लगभग जितने बड़े शायर, अदीब, सुखनवर और विद्वान हैं, बाबू विजय बहादुर सिंह जी, या जैसे मैंने आपसे कहा था उतने बड़े नक्काद शमशुर रहमान फारूकी साहब, नक्शलाल पुरी साहब,
मलिकजादा मंजूर साहब जब आते थे तो मेरी डॉक्टर कलीम कैसर साहब, हमारी लाइब्रेरी बाबू विजय बहादुर सिंह जी, हमारी लाइब्रेरी व्यक्तिगत अध्ययन कक्ष में करीब 15,000 पुस्तकें हैं और 700-800 सम्मान हैं, तो आते हैं। लेकिन एक चीज इस मामले में बहुत कंजूस हूँ, मुझसे कोई 1-2 लाख रुपए ले जाए मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी कोई किताब ले गया और ये कहकर कि मैं वापस कर दूंगा और अगर वो नहीं देगा तो विश्वास मानिए मेरे लिए वो बिल्कुल दुश्मन की तरह लगता है। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई, आज भी पढ़ लिख रहा हूँ और एक इच्छा ये है, जैसे उर्दू रस्मुल खत की तालीम मेरी मदरसे की नहीं है, ये लिखना पढ़ना बोलना चालना सिर्फ मेहनत से ही आया है। संस्कृत मेरी ठीक ठाक अच्छी है, अंग्रेजी शायद लोग कहते हैं बहुत अच्छी, हिंदी मैं मुझको खुद पर गर्व इसलिए है कि बचपन से शुद्ध भाषा का उपयोग मैं लगातार करता रहता था और ये मेरे लिए एक आनंद की बात है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करते हुए, बातों बातों में समय कैसे गया पता ही नहीं चला। सुनीता जी, रेडियो प्लेबैक इंडिया का मैं आभार तो व्यक्त करता ही, आपकी टेक्निकल टीम, इतने शुचि श्रोतागण, आपसे जुड़े तमाम वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना सफलीभूत बनाया है। विश्वास मानिए, आप जानती हैं मैं अक्सर इंटरव्यूज और मुशायरे ये सब होते ही रहते हैं, मैं इन सब में जुड़ा रहता हूँ, लेकिन एक तो आप हमारे परिवार की सबसे शिक्षित, समृद्ध, सशक्त साहित्यकार हैं। आपकी टेक्निकल टीम, आपके इस चैनल को मैं बधाई देता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि जब भी कभी मुंबई आप पधारें तो मेरे अतिथि बने। बहुत बहुत आभार। सुनीता जी, एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जरूर सर, जरूर, हमारी टीम बहुत खुश हो जाएगी आपके यहाँ पहुँचकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता मित्रों, कुछ ऐसी थी गुफ्तगू जनाब सागर त्रिपाठी जी से। आशा है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना, इजाजत। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक